Hello students, welcome to your social studies class. So in our previous class we have started geography first chapter resource and development, and today we are going to continue the chapter. Page number 127, resources and colonization. So rich natural resources of colonies were the main attraction for foreign invaders. हमारी कंट्री में पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज थे, जिसकी वजह से जितने भी फॉरेन इन्वेडर्स थे, जो फॉरेन कंट्रीज़ थी, जितने भी लोग थे वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे और इसीलिए बार बार अटैक करके यहाँ के जितने भी रिसोर्सेज थे, जो वैल्यूएबल रिसोर्सेज थे, उसको अपने साथ वो लोग ले जा रहे थे. टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजेशन कंट्रीज़ हेल्प देम टू एक्सप्लॉइट रिसोर्सेज ऑफ द कॉलोनाइज्ड रीजन्स. हमारी कंट्री में रिसोर्सेज ज़्यादा थे लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिसकी वजह से हम उन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ कर सकें. और जो फॉरेन कंट्रीज़ थी वहाँ पर टेक्नोलॉजी थी कि वो लोग कोई भी रिसोर्स को बेटर वे में यूज़ कर सकें, लेकिन रिसोर्सेज नहीं थे. सो जो फॉरेन कंट्रीज़ थी वो लोग यहाँ पर अट्रैक्ट होकर जो भी रिसोर्सेज थे वो लोग अपने साथ कैरी ओवर ले जा करके उसको टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू डेवलप करके यूज़ करते थे. देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड. गांधी जी ने ये एक स्लोगन दिया था कि हमारे पास रिसोर्स इतने हैं कि हर किसी की नीड पूरी हो सके, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं. सो गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था कि हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि सबकी नीड को फुलफ़िल कर सके हम लोग, लेकिन किसी की ग्रीड को वो फुलफ़िल नहीं किया जा सकता है. सो नीड फॉर कंजर्विंग आवर रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे रिसोर्सेज को कंजर्व करने की. उसको एक्सप्लॉइट हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन्हें हमें सेव करना है हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी. देयर इज़ अ ग्रेटर नीड फॉर कंजर्विंग आवर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक मिनरल. बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ऐसे रिसोर्सेज जो दोबारा से रिन्यू नहीं हो सकते, रिसाइकिल या रीयूज़ नहीं किए जा सकते हैं, उनको सेव करके कंजर्व करके यूज़ करने की. जैसे मेटल्स हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गया, पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सब को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है कंजर्व करके यूज़ करने की. नेक्स्ट इज़ लैंड रिसोर्सेज. लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट natural resource as it supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transports, etc. सो लैंड सबसे हमारे लिए वैल्यूबल एंड इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि लैंड जब हमारे पास प्रॉपर और अच्छी होगी तभी हम उस पर वेजिटेशन कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ वहाँ रह सकती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिफरेंट टाइप की कर सकते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें लैंड के वजह से ही हो सकती हैं. सो लैंड यूटिलाइजेशन, बहुत ज़्यादा डिफरेंट यूटिलाइजेशन पैटर्न्स होते हैं. सो सबसे पहले लैंड का यूटिलाइजेशन पैटर्न क्या है. लैंड रिसोर्सेज आर यूज़ फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस. लैंड रिसोर्सेज हमारे बीच में किस किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं. फॉरेस्ट के लिए, बैरन लैंड एंड वेस्ट लैंड, जो कि ऐसी लैंड भी बहुत ज़्यादा हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं है, वो वेस्ट लैंड के अंडर में आती है. ऐसी लैंड्स जो कि नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस जिनके होते हैं, लाइक बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा. ऐसी लैंड जिस पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बिल्डिंग्स बन सकती हैं, इंडस्ट्रीज़ बन सकती हैं, फैक्ट्रीज़ बन सकती हैं, रोड्स बन सकती हैं, एंड सो ऑन. एंड द थर्ड वन इज़ अदर अनकल्टिवेटेड लैंड. ऐसी लैंड जो कि अनकल्टिवेटेड है, जिस पे एग्रीकल्चर परफॉर्म नहीं कर सकते हैं. ऐसी लैंड्स जिस पे पास्चर्स के लिए जो यूज़ हो सकती हैं. डिफरेंट टाइप्स के जो स्मॉल क्रॉप्स होते हैं, जो मिसलेनियस क्रॉप्स होते हैं, उनके लिए जो यूज़ होती हैं. देन नेक्स्ट इज़ फेलो लैंड्स. फेलो लैंड्स कौन सी होती हैं. फेलो लैंड्स वो होती हैं जो कि लैंड को 1 और 2 ईयर्स के लिए विदाउट एनी वेजिटेशन या विदाउट एनी एग्रीकल्चरल प्रोसेस के लिए उसको छोड़ दिया जाता है कि उसकी फर्टिलिटी वापस से मेंटेन हो जाए. देन उसके बाद उस पर फिर से एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है. सो दैट इज़ नोन एज फेलो लैंड्स. एंड द नेक्स्ट इज नेट सोन एरिया. नेट सोन एरिया क्या है. एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चरल ईयर. ऐसी लैंड, ऐसा एरिया जिस पे एक साल में एग्रीकल्चर मतलब एक से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो किया जाता हो, दैट इज़ नोन एज नेट सोन एरिया. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेथड्स. सो लैंड डिग्रेडेशन जो हो रही है, जो लैंड की क्वालिटी डे बाय डे डिक्रीज़ हो रही है, उसे भी हमें मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस.
Deforestation, overgrazing, expansion of mining and quarrying operations have contributed to land degradation. जो लैंड डिग्रेडेशन है, जो लैंड की क्वालिटी डे बाय डे ख़राब होती जा रही है, उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस चीज़ का है? डिफॉरेस्टेशन का है, ओवर ग्रेजिंग है। जो माइनिंग एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, लोग इतनी ज़्यादा अपनी ग्रीड के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, जिसकी वजह से लैंड को बहुत ज़्यादा हार्म फेस करना पड़ रहा है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन द मेथड्स गिवन बिलो कैन बी एम्प्लॉयड। अगर हमें जो लैंड की डिग्रेडेशन प्रॉब्लम जो है, लैंड की क्वालिटी जो ख़राब होती जा रही है, उसको ठीक करना है, तो कुछ हम मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, लाइक एफॉरेस्टेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग लैंड। हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट कर सकते हैं। जो हमारे पास डिस्पोजल है या डिस्चार्ज है, उसको हम लोग लैंड में थ्रो ना करके उसका प्रॉपर एक ट्रीटमेंट होना चाहिए। जो माइनिंग एक्टिविटीज़ है, उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। जो ओवर ग्रेजिंग बहुत ज़्यादा एनिमल्स के थ्रू जो हो रही है, उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। छोटे छोटे ट्रीज़ एंड श्रब्स जो है लगाने चाहिए इन एरिड रीजन्स में। ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिसको यूज़ करके हम लैंड डिग्रेडेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ सॉइल एज अ रिसोर्स। लैंड के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स कौन सा हो जाता है? सॉइल। इसी के बेसिस पे हमारे पास वेजिटेशन हो सकती है, फ्रूट्स, पल्सेस, क्रॉप्स, मेटल्स, डिफरेंट टाइप्स के जो भी जूट वगैरह है, जो कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों ही करते हैं। ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब किस चीज़ से पॉसिबल है? सॉइल से। सो सॉइल इज़ अनदर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स आफ्टर द लैंड। There are different types of soils. Major types of soils are: India has many relief features as plain, mountain, plateau, coastline and marsh. These have contributed to the development of various types of soil. इंडिया में डिफरेंट टाइप की जगह हैं, रिलीफ फीचर्स हैं। जैसे यहाँ पे इंडिया में आपको माउंटेन्स भी मिलेंगे, प्लेन्स भी मिलेंगे, कोस्टल लाइन भी मिलेंगे, प्लाटूज़ भी मिलेंगे। इन सब की वजह से सब जगह के सॉइल पैटर्न जो है अलग अलग होता है, और इन सारे सॉइल्स पे अलग अलग टाइप की वेजिटेशंस भी होती हैं। फर्स्ट वन इज़ लैटेराइट सॉइल। इसके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं। लैटेराइट सॉइल को हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, बहुत ही हैवी रेनफॉल चाहिए होती है। ये कॉफ़ी और टी के लिए बेस्ट होता है, एंड मोस्टली लोकेटेड इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, एंड मोर सूटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट। इस कैश्यू नट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लैटेराइट सॉइल। दैन नेक्स्ट इज़ अलूवियल सॉइल। अलूवियल सॉइल इज़ सैंडी, सिल्ट एंड क्ले, फाउंड इन द रीजन्स ऑफ गुजरात, राजस्थान, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, डेल्टाज ऑफ रिवर्स एंड पेनिनसुलर प्लाटू। इन सारी जगह पे आपको अलूवियल सॉइल मिलेगा। Next is black soil. Black soil is also known as rugged soil and is suitable for cotton. Next is red and yellow soil. Red and yellow soil आपको मोस्टली मिडिल गंगा प्लेन में या पेडोमॉन्ट जोन में मिलेगा आपको। ये उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन के एरियाज़ में ये आपको मिल सकता है। नेक्स्ट इज़ एरिड एंड डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट और एरिड सॉइल ये रेड और ब्राउन इन कलर होता है, सलाइन इन नेचर होता है, और ये मोस्टली ड्राई क्लाइमेट में, हाई टेम्परेचर में, और जहाँ पे रेनफॉल भी कम होती है, वहाँ पे उन रीजन्स में आपको डेजर्ट एंड एरिड सॉइल मिलेगा, लाइक राजस्थान, नॉर्दर्न गुजरात, सदर्न पार्ट ऑफ हरियाणा, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज़ फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल। ये फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल आपको जितने भी माउंटेन एरियाज़ हैं वहाँ पे आपको मिलेगा। मोस्टली फॉरेस्ट और माउंटेन सॉइल आपको कहाँ पे ज़्यादा मिल सकता है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, या जितने भी हिली रीजन्स होंगे वहाँ पे। एंड दिस सॉइल इज़ सूटेबल फॉर स्पाइसेस, टी, कॉफ़ी, ट्रॉपिकल फ्रूट्स, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। सो सॉइल इरोजन क्या है? ये सबको पता है कि रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज़ नोन एज सॉइल इरोजन, और ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, और इसको हम बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? नेचुरल कॉजेज़।
सॉइल इरोजन किस किस वजह से होता है? विंड इरोजन की वजह से होता है, वाटर इरोजन होता है और ह्यूमन कॉज की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। इसको हम कंजर्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसको हम कंजर्व करने के लिए प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज़, एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, डैम्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन ऑन एनिमल ग्रेजिंग कर सकते हैं। जो एनिमल ग्रेजिंग बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल वे में हो रही है उसको कंट्रोल करने के लिए उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ को प्लांट कर सकते हैं। शेल्टर बेल्ट्स, छोटे छोटे पेड़ जो एक बेल्ट की तरह होते हैं, एक रो में जो एकदम होते हैं, उसको प्लांट्स कर सकते हैं। और जो हमारे क्रॉपिंग मेथड है उसको भी डिफरेंट टाइप से कर करके हम सॉइल इरोजन को कंजर्व कर सकते हैं और इसको सॉइल इरोजन से भी हम बच सकते हैं। So we have now completed the chapter, and in our next class we will do the question and answer and start the next chapter.